हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल टीचर। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, फिर हमारे क्या क्या मूवमेंट्स हुए, हमने कैसे उनको यहाँ से अपने इंडिया से बाहर निकाला। ये सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करने के लिए आए थे या नहीं? तो आंसर है नहीं, वो हमारे इंडिया पे रूल करने नहीं आए थे, वो सिर्फ एक ट्रेडर बनकर आए थे, मतलब ट्रेड करने आए थे, रूलर बनकर नहीं आए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे ट्रेड करते करते हमारे इंडिया को ना गोल्डन बर्ड कहा जाता था। क्यों बोला जाता था? बिकॉज ऑफ इट्स प्रोस्पैरिटी, इतनी वेल्थ थी हमारी कंट्री में, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इतना रिच कल्चर कि इसकी वजह से हमारे इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था। ठीक है, और इसी सब चीज़ों की वजह से फॉरेन जो ट्रेडर्स थे वो हमारे इंडिया में क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, कौन कौन आया? पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश जैसे फॉरेन ट्रेडर्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। अगर हम 1600 एडी की बात करें तो ब्रिटिश मर्चेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ कि टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल वीकनेस इन द 18th सेंचुरी, जैसे ही 18th सेंचुरी आया तो इंडियन रूलर्स ना वीक हो गए थे। फिर ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे ट्रेडर्स से वो क्या बन गए? रूलर्स बन गए। ठीक है, ब्रिटिश रूल लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई। इकोनॉमी में कैसे प्रॉब्लम आई होगी कि उन्होंने क्या किया, जो गुड्स होते हैं ना वो अपने चीप गुड्स लेकर आ गए और अब मार्केट में बांटने, डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए। और जो हमारे आर्टिशियंस थे, जो क्राफ्टमैन थे, जो अपने हाथों से सामान बनाते हैं, हमारे यहाँ खादी के क्लॉथ्स होते थे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, राइट। तो ये चीज़ें वो अपनी कंट्री से चीप प्रोडक्शन लाने लगे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और मशीन्स थी। और हमारी चीज़ों में फिर क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारी वेल्थ को लेकर जा रहे थे, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर रहे थे, अपनी फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे थे धीरे धीरे। हमारे जो इंडियन रिलीजन, हमारा इंडियन कल्चर है, इन सब चीज़ों पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे इंडियंस के अंदर क्या आ गया? डिससेटिस्फेक्शन आ गया, मतलब अब हमें कुछ भी करना है और इनको यहाँ से निकालना है। ठीक है, कुछ मूवमेंट्स हमें करने पड़ेंगे। सो हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल बिफोर 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उससे पहले क्या हुआ, पहले हम थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है, सो 1757 से लेकर जब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, ब्रिटिश पावर एक्सपेंडेड रैपिडली। इस बीच में जो ब्रिटिश की पावर थी वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंड हो गई। ठीक है, हाउएवर देयर वॉज कॉन्स्टेंट ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। इंडिया ने कभी भी ब्रिटिश रूल को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आया, मतलब कौन कौन थे? सन्यासीज की तरफ से, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, फार्मर्स थे, आर्टिशियंस थे, लोकल ट्रेडर्स थे, हमारे लोकल रूलर्स थे, इन सब ने ब्रिटिशर्स को क्या किया? अपोज किया। नियरली 100 अपराइजिंग्स अकर्ड बिटवीन 1757 टू 1857, मतलब 100 से ज़्यादा बार लोग आए होंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े होंगे, है ना। इन बीच 100 टाइम्स तो ऐसा हुआ है। ये जो स्ट्रगल्स थी इससे हमें कुछ नहीं मिला, बट ये फाउंडेशन हुआ था ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 किया, ऐसे होता है ना कि धीरे धीरे आग लगती है, ऐसे एकदम से तो नहीं बहुत बड़ा फायर होता है ना, चिंगारी आती है धीरे धीरे धीरे, तो मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, फिर एकदम से क्या हुआ? आग आई। कैसी? ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, मैं आपको अगर एक शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ना, ब्रिटिशर्स ने गन बनाई थी जिसमें उन्होंने कार्टेजेस यूज़ करे थे, जो कि किस चीज़ से बने थे? पिग और काऊ के फैट से बने थे। अब उन कार्टेजेस को क्या करना था? जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उनको ना मुंह से उसे कट करना होता था। अब काऊ और पिग के फैट से वो बनी थी, तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रही थी हिंदू और मुस्लिम की। ठीक है, तो यहाँ से ये बैटल स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको इसका बताती हूँ, हम रीड करते हैं। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी, इसे हम इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, अब तो हमने बोला इससे पहले बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, मतलब बातें हुई हैं, ये 100 अपराइजिंग्स हुई हैं, बट ये एक रिवॉल्ट के तौर पे नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे लेवल पर हो रही थी, लोकल लेवल पर हो रही थी। ठीक है,
तो आप ये रिवॉल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस वजह से बना था क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे हो रही थी, पहली बार ऐसा हुआ था। ये वॉर अनसक्सेसफुल तो थी, बट ये लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना लेकर आ रही थी, ठीक है। और ये किसके खिलाफ थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी, ठीक है। ये जो रिवॉल्ट थी वाइड स्प्रेड था, ठीक है। अब इसकी अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो यही कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आपकी मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ऑन May 10, 1857 में, और फिर क्विकली स्प्रेड हो गई थी इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के सारे पार्ट्स में। अब मेरठ में क्या हुआ था? मैंने आपको अभी स्टोरी बताई कि कार्टेजेस यूज़ करने थे, तो हमारे एक सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम तो ये कार्टेजेस यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ से आपकी ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी। अब कॉजेज़ अगर हम बात करते हैं तो इसके कॉजेज़ हैं, इस रिवॉल्ट के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट है आपका हाई लैंड रेवेन्यू, हाई एंड ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। इसमें क्या होता था? फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, तो इस वजह से ये रिवॉल्ट हुई। सेकंड है आपका र्यून ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। अब मैंने आपको अभी पीछे बताया था एग्जाम्पल कि वो लोग अपना चीप प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे थे जो मार्केट में सेल कर रहे थे, है ना। तो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्रीज़ थी, अब हमारे पास तो मशीन मेड गुड्स नहीं थे ना, हमें तो अपने हाथ से बनाना था, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो लोग उसे कम खरीद रहे थे और ब्रिटिशर्स के सामान को ज़्यादा खरीदे, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को वो ख़त्म कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका कॉज है एनसेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसका मतलब है कि कब्जा करना जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उस पे। देखो इन्होंने ना बेटा एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया था, अगर आपको पता हो, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें अगर कोई रूलर है और उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई सन नहीं है, और उसकी डेथ हो जाती है रूलर की, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिशर्स ले जाएंगे। ये था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। मतलब आप ये मान लो आपके पास कोई घर है आपका और आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी क्योंकि आपके पास सन नहीं है ना। तो हमें कैसा फील होगा? ऐसा ही उस टाइम पे रूलर्स को फील हो रहा था और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, राइट। तो ये भी एक कॉज था। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या होता था? हमारे जो इंडियन सिपाहीज थे, जो सिपाही मतलब सिपाही थे, उनको कम सैलरी देते थे ये, और डिसरिस्पेक्ट भी मिलता था। अब आप देख लो ये कार्टेजेस यूज़ कर रहे हो आप, जो हमारे मतलब काऊ की हम पूजा करते हैं, राइट, तो हमारे रिलीजियन सेंटिमेंट को तो हर्ट कर रहा है ना, इस वजह से ये इनको प्रॉब्लम हुई। फिर आपका रिलीजियस इंटरफेरेंस, यही कार्टेजेस वाली, राइट। और फिर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे? कि इंडिया के जो पैसे थे, जो हमारे पैसे थे, वो ब्रिटेन भेजा जा रहा था, ठीक है, सारे पैसों को, सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, राइट। अगर हम मेजर सेंटर्स की और लीडर्स की बात करें तो दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बिहार, ये मेजर सेंटर्स थे आपके, ठीक है। और इसमें लीडर कौन थे? दिल्ली में क्या हुआ, जब ये रिवॉल्ट फैली ना, तो बहादुर शाह जफर, जो कि बहुत ओल्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो सिपाहीज थे, उन्होंने बोला कि रूलर्स ने बोला आप हमारे क्या बन जाए? लीडर बन जाए, आप कुछ मत कीजिए, आप बस हमें क्या कीजिए? गाइड कीजिए। तो बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना लीडर बना लिया था दिल्ली में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ना कि अगर आपका सन नहीं होगा तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको पूरा किंगडम ब्रिटिशर्स ले लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई इस वजह से परेशान थी, राइट। और नाना साहिब कानपुर से, वो भी इसीलिए लड़ रहे थे। लखनऊ से थी आपकी बेगम हजरत महल, एंड बिहार से थे कुंवर सिंह। तो ये सारे आपके मेजर सेंटर और उनके लीडर्स थे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट की, कि क्या रिजल्ट हुआ इस वॉर का, है ना, रिवॉल्ट का। तो चाहे रिवॉल्ट हमारा फेल हो गया था, है ना, ऑल्दो द रिवॉल्ट वाज फेल्ड, लेकिन इसके इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसने पूरे ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी उनको हिला कर रख दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था, एंड इंडिया जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। अब यहाँ पे हम लोग हार गए थे, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल तो किया ही था, लेकिन थोड़ा ठीक हो गया था। फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स को इंस्पिरेशन मिली, लोगों को क्या मिला कि हम नेशनलिज्म की भावना आ गई है, अब हम आगे काम कर सकते हैं अपने इंडिया के लिए। तो 1857 के बाद 1947, मतलब और 100 ईयर्स लगे हैं अराउंड, फिर हमें इंडिपेंडेंस जाकर मिली, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट्स आफ्टर द 1857। अपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या मूवमेंट हुए, ठीक है। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट मूवमेंट है आपका इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है। हमारे इंडिया में इंडिगो की, जिससे नील बनता है आपका, है ना, उसकी प्लांटेशन होती थी। अब क्या हुआ, इंडिगो को ऐसी क्रॉप होती है जिसमें आपने एक जगह पर अगर उसको एक बार ग्रो किया तो बार बार अगर आप उसी क्रॉप को ग्रो करेंगे ना, तो जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ होती है, वो ख़त्म होती जाती है, इससे नुकसान होगा फिर, है ना।
तो अब इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल के फार्मर्स को, ये बंगाल में ज़्यादा होता था, तो फोर्स करते थे कि आप लोग इंडिगो को ग्रो करेंगे। वो क्या करते थे, इंडिगो को हमारे यहाँ नहीं रहने देते थे, उसको एक्सपोर्ट करते थे, अपनी कंट्री में भेज भेज देते थे और ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट लेते थे, ठीक है। अब फार्मर्स ने क्या किया, वो यूनाइट हुए, उन्होंने यूनिटी दिखाई और इंडिगो को उगाने से क्या किया, रिफ्यूज़ किया, क्योंकि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, है ना, और रिफ्यूज़ उन्होंने कर दिया। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जैसे उन्होंने मना किया तो द ब्रिटिश वर फोर्स टू स्टॉप इंडिगो फार्मिंग, फिर ब्रिटिशर्स को इंडिगो फार्मिंग को क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। तो ये दिखाता है कि यूनिटी में पावर होती है। तो जो इंडिगो रिवॉल्ट थी आपके 1859 से 60 में हुई थी, ठीक है। सेकेंड इज योर कूका मूवमेंट, मतलब ये नमदारी मूवमेंट था, ये 1869 से 72 के बीच में हुआ था। इसको किसने मतलब लेड किया था, इट इज़ लेड बाय द राम सिंह कूका ने, पंजाब में किया था। ये जो मूवमेंट था ये एम करता है एंड ब्रिटिश रूल, ये चाहते थे कि ब्रिटिश रूल को बिल्कुल ख़त्म करें और जो सिख वैल्यूज़ हैं जो छोड़ चुकी हैं, ये लोग हमसे नहीं करवा रहे, तो उन्हें हम रिवाइव करें, मतलब वापस लेकर आएँ। आप गेम खेलते हैं तो आप रिवाइव करते हैं ना, वैसे ये चाहते थे कि अपनी सिख वैल्यूज़ को रिवाइव किया जाए, ठीक है। कूकाज अपोज काउ स्लटर्स, ये काऊ के साथ मतलब उनको मार्केट में बेचते थे, उनको इन्होंने अपोज किया और प्रमोट किया कि हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट, जो हमारी चीज़ें हैं, बायकॉट करो फॉरेन गुड्स को और हमारे इंडिया की जो चीज़ें बनी हैं उनको प्रमोट करो, ऐसा ये चाहते थे, ठीक है। दिस मूवमेंट जो था वॉज ब्रूटली सप्रेस बट इट्स आइडिया इन्फ्लुएंस लेटर नेशनल मूवमेंट सप्रेस हो गया, मतलब ख़त्म हो गया था ये मूवमेंट, लेकिन इसका आइडिया भी आगे लोगों के अंदर दिख रहा था। नेक्स्ट इज़ योर बिरसा मुंडा मूवमेंट, ये आपका 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। इसके जो लीडर थे वो आपके थे बिरसा मुंडा, जो झारखंड के थे, ठीक है। अब ये एक ट्राइबल मूवमेंट था और ये अपोज कर रहा था कि जो ब्रिटिशर्स जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, मिशनरीज एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिरसा वांटेड टू एस्टैब्लिश मुंडा राज, वो ये चाहते थे कि मुंडा राज क्या हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए। और दो क्रश्ड बिरसा बिकेम अ सिंबल ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस, ये मूवमेंट भी क्रश हो गया था लेकिन बिरसा मुंडा जो ट्राइबल रेजिस्टेंस का सिंबल बन चुके थे कि हाँ हम अपनी कम्युनिटी के लिए आगे कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अब हम बात करते हैं कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, वो सोशल भी थी, तो वो कैसे थी अभी हम जानते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट जैसे कि आपके ब्रह्म समाज मूवमेंट, आर्य समाज, रामाकृष्णन मिशन, सिंह सभा, ये जो सारे थे ना, इन्होंने सोशल इविल्स को हटाने की कोशिश की, जो भी हमारी सोसाइटी में सोशल इविल्स हैं उन्हें हटाने की कोशिश करी। दे डेवलप्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनल प्राइड एंड यूनिटी, मतलब आपको अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके नेशन के लिए प्राइड होना चाहिए, यूनिटी को इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग दिखाया। तो इससे एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल और पावरफुल हो गई थी। अब क्या हुआ कि आपको ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलना है, तो ये सोशल रिफॉर्म्स के मूवमेंट थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लाल बाल पाल। आपके ये जो नेशनलिस्ट थे इनको लाल बाल पाल बोलते हैं, इनका नाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, तो इनके नेम से लाल बाल पाल बनाए, ठीक है। अब ये लोग क्या थे, ये बिलीव करते थे एक्टिव रेजिस्टेंस में, मतलब जो पेपिटिशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ये एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ लोग होते हैं जो शांति में बिलीव करते हैं कि आप लोग धीरे से काम करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, नॉन वायलेंस हो, जैसे गांधी जी। लेकिन ये लोग थे एक्सट्रीमिस्ट, ये बोलते थे कि आप लिखेंगे अर्जी कि हमारी ये बातें माने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लिए खुद से लड़ना पड़ेगा। तो ये लोग थे ऐसे, ठीक है। सो दे बिलीव्ड इन एक्टिव रेजिस्टेंस एंड इन्होंने क्या चाहा, स्वराज, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट करो, नेशनल एजुकेशन, ये सब चीज़ें इन लोगों को चाहिए थी। अगर हम रोल ऑफ बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो तिलक यूज़ न्यूज़पेपर्स, इन्होंने ना न्यूज़पेपर्स को यूज़ किया, जैसे केसरी और मराठा, नेशनलिज्म की भावना लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज्ड गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सारे इन्होंने किए ताकि लोग यूनाइट हों, एक साथ आएँ। एंड ही गेव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इन्होंने ये स्लोगन दिया था। आप याद रखना, 1 मार्क्स में भी आ सकता है एमसीक्यू में कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये किसने बोला, तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। इसका मतलब है फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है और हमें इसे लेने से कोई नहीं रोक सकता, हमारे पास ये होना ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। अब बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो हुआ था 1905 में, ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट ये हमें पढ़ना है इसके बारे में। सो देखिए,
1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था इंडियन यूनिटी को वीक करना। अब इनको दिख रहा था कि लोग तो यूनाइट हो रहे हैं, है ना, एकता आ रही है इनके अंदर, तो हमें इसको क्या करना है? वीक करना है। तो इंडियंस ने डिसीजन लिया, इंडियन के डिसीजंस को स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे। इंडियन स्ट्रांगली अपोज दिस मूव। अब वो चाहते थे कि हम इंडिया वालों को अलग करें, लेकिन इंडिया वाले थोड़े समझदार हो गए थे, तो उन लोगों ने क्या किया? अपोज करने की कोशिश करी। द स्वदेशी एंड बाइकट मूवमेंट एनकरेज द यूज ऑफ इंडियन गुड्स एंड रिजेक्शन ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट। स्वदेशी मूवमेंट हमें पता ही है कि अपने देश की चीज़ों को यूज़ कीजिए और जो बाहर से सामान आ रहा है उसको बाइकआउट कर दीजिए, मतलब मना कर दीजिए। तो ये हमारे इंडिया वालों ने किया, ठीक है। ड्यू टू मास प्रोटेस्ट द पार्टीशन वॉज लेटर कैंसल्ड। अब ये पार्टीशन क्या करना चाहते थे? मतलब हटाना चाहते थे, कुछ मुस्लिम्स को अलग कर दो या हिंदू को अलग कर दो, ऐसी चीज़ें ये करना चाहते थे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका था कि इसके बाद पार्टीशन को इनको क्या करना पड़ा? कैंसिल करना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ होम रूल मूवमेंट, जो कि आपका 1916 में हुआ था। इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है। द होम रूल मूवमेंट डिमांडेड, इस जो रूल मूवमेंट था इसका क्या डिमांड था? सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हमारे को स्वराज चाहिए, ठीक है। इट स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस टू टाउन एंड विलेजेस एंड प्रिपेयर्ड इंडियंस फॉर फ्यूचर मास मूवमेंट। इनका जो ये डिमांड थी, ये जो मूवमेंट था, इसने पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड करी लोगों के बीच में, और फ्यूचर में जो मास मूवमेंट होने वाले हैं इसके लिए बेस प्रिपेयर किया कि हम लोगों को अपने साथ रखें, ठीक है, ताकि हम आगे अगर लड़ें तो हम जीत सकते हैं ना, ऐसा कुछ ये चाहते थे। नेक्स्ट इज योर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जो कि आपका 1894 से 1947 तक हुआ था। अब रेवोल्यूशनरीज का मानना था कि जो आपकी आर्म्ड स्ट्रगल वॉज नेसेसरी टू एंड द ब्रिटिश रूल। इसका मतलब है कि आर्म स्ट्रगल, आपको आर्म फोर्सेस की बहुत ज़रूरत होगी अगर आपको ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना है। तो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज कौन कौन थे? चपेकर ब्रदर्स थे जिन्होंने डब्ल्यूसी और उसके एस्कॉर्ट को ख़त्म किया था। खुदीराम बोस थे जो मुजफ्फरनगर बॉम्ब केस में थे। औरबिंदो एंड बरिंद्रा घोष थे, ये बंगाल रेवोल्यूशन में थे। वीर सावरकर थे आपके अभिनव भारत में। एंड मदन लाल डींगरा थे जिन्होंने कज़न वैली को मतलब किल किया था। तो ये सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने अपने अपने पार्ट पर काम किया था, ठीक है। फिर आपका एक गदर मूवमेंट भी आता है। ये क्या था? स्टार्टेड बाय इंडियन अब्रॉड टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड रेबिलियन। इस मूवमेंट में जो था इंडियन अब्रॉड ने स्टार्ट किया। इसका एम क्या था? कि ब्रिटिश रूल को आर्म्ड रेबिलियन से ओवरथ्रो करेंगे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे आपके लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा, ये सब इसके, ये गदर एक मूवमेंट था। मतलब आपको इसका डेट पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। देन लास्ट इज योर कंक्लूजन, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो जो इंडिया स्ट्रगल जो थी आपकी ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अगेंस्ट जो थी, हमने लड़ी थी जो, उसमें आपके कौन कौन थे? पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, नेशनलिस्ट थे, ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, इन सब ने अपना योगदान दिया था, ठीक है। भले ही जो ये मूवमेंट था ये फेल हो चुका था, हमारा जितने भी हमने मूवमेंट किए थे पहले वाले, है ना, 1947 तक हमें मिली थी, ठीक है, लेकिन हमें नेशनलिज्म हमारा स्ट्रांग हुआ था, इंडियन यूनाइटेड हुए थे, और फाइनली 1947 में आते आते हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फ्रीडम एक दिन में नहीं आई थी, ये ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस और स्ट्रगल का रिजल्ट है। तो हमें हमेशा अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है ना, फ्लैग के रिस्पेक्ट करो, हम जो अपने सिपाही हैं उन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमें फ्रीडम इतनी आसानी से नहीं मिली है। आज हम मार्केट में जाते हैं, हमारे पास कैश होता है, हम कुछ भी सामान खरीद के ले आते हैं। पहले हमारे पास आज़ादी ही नहीं थी, पैसा तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो हमें अपनी देश की और अपने सिपाहियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।